हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम आपको क्लास 11th के फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर के बारे में एक बार फिर से बताएंगे। और मैथमेटिकल टूल्स के इस लेक्चर में आज मैं आपको कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्रिक्स के फिजिक्स में किन किन कॉन्सेप्ट्स के यूज होते हैं उन सब के बारे में यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर कैलकुलस के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को इस लेक्चर के अंदर बताएंगे और कैलकुलस के और भी कॉन्सेप्ट्स को हम आगे अगले लेक्चर में बताएंगे। अगर आप इन सारे लेक्चर्स को देखकर इन सारे मैथमेटिकल टूल्स के कॉन्सेप्ट्स को तैयार कर पाते हैं, प्रिपेयर कर पाते हैं, तो अगर आप क्लास 11th के फिजिक्स को स्टडी करें, चाहे आप क्लास 12 के फिजिक्स को स्टडी करें, वहाँ पर इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ होते हुए देख पाएंगे और आप सारे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ पाएंगे। तो यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और इसके नोट्स ज़रूर तैयार करें। तो वीडियो को आप बिना स्किप करके आखिरी तक देखेंगे और साथ ही साथ आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स के नोट्स ज़रूर बनाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एक और प्यारा सा लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्लास 10th और उसके नीचे के क्लासेस में कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में ऑलरेडी स्टडी किया होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो जैसा कि यह आप जानते हैं कि यह हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहा जाता है और एक दूसरा यहाँ पर वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और यह दोनों ही लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री यहाँ पर यह 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और यह दोनों ही लाइन जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यहाँ पर एक्स एक्सिस, यह आपका एक्स एक्सिस हो गया और यह वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल मतलब जो नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा लाइन, तो यह वर्टिकल एक्सिस, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस। और यह दोनों ही एक्सिस एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और जिस पॉइंट पर यह दोनों इंटरसेक्ट करता है, यह पॉइंट, ठीक है, यह पॉइंट जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, यह कहलाता है ओरिजिन, ठीक है। यह सब आपको मालूम होगा, यह ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन के राइट साइड यह एक्स एक्सिस का पोर्शन, यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है, यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, पॉजिटिव। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस का जो पोर्शन होता है वह निगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से ओरिजिन के अबव वाई एक्सिस का जो पोर्शन होता है वह पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ओरिजिन के नीचे जो भी वाई एक्सिस का यहाँ पर पोर्शन होता है वह निगेटिव वाई एक्सिस कहा जाता है इसे, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इन दोनों पोर्शन से जो यहाँ पर प्लेन का रीजन, जैसे इस बोर्ड को अगर हम प्लेन एज्यूम करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से जो यहाँ पर रीजन यहाँ पर घिरा हुआ होता है उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट से अगर हम यह आप देख सकते हैं यह आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट करते हैं तो ज्यों ही हम दूसरे क्वाड्रेंट में इन करते हैं तो यह आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। फिर यहाँ पर तीसरे क्वाड्रेंट में अगर मतलब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इन करेंगे तो यह थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम इन करेंगे तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। ये सब आपको मालूम ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है। अब किसी भी क्वाड्रेंट में या इस प्लेन में इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, जैसे हम यहाँ पर पॉइंट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो सकता है, ओरिजिन भी पॉइंट्स हैं। तो किसी भी प्लेन में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और किसी भी पॉइंट का एड्रेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट का एड्रेस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमेशा बताया जाता है। तो किसी भी पॉइंट का एड्रेस हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताया जाता है और जिस इंफॉर्मेशन के थ्रू बताया जाता है किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, वह किसी भी पॉइंट का एड्रेस वह उसका कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। जैसे अगर हम यह पॉइंट, इस पॉइंट को अगर हम नाम देते हैं P, तो इसके एड्रेस को यहाँ पर जिस इंफॉर्मेशन, जिस वैल्यू से यहाँ पर इसके एड्रेस को बताया जाता है उसे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर इस
पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स x, y, यह कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। ठीक है, x, y, यह कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, इसमें जो पहला वैल्यू होगा वह x कोऑर्डिनेट कहलाता है और जो दूसरा वैल्यू होगा वह y कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमेशा आप याद रखेंगे कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स उसके एड्रेस के इन्फॉर्मेशन को बताता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक है, इसके एग्जांपल से हम अभी आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमने x एक्सिस और यह y एक्सिस यह ड्रॉ किया है, यह ऑरिजिन, तो किसी भी पॉइंट का एड्रेस x एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, दो पेयर ऑफ नंबर्स के थ्रू यहाँ पर बताया जाता है और यह दोनों नंबर कंबाइंडली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। और यहाँ पर यह एक्चुअल में पॉइंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन का मतलब हो गया कि इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें अपना जर्नी स्टार्ट करना होगा ऑलवेज ऑरिजिन से। अब यहाँ पर जानते हैं यह पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे कहाँ से? ऑरिजिन से, क्योंकि ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे बताया जाता है। अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू x है, मतलब ऑरिजिन से अपना जर्नी x एक्सिस के अलोंग हम ट्रेवल करेंगे और यहाँ से x यूनिट पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में चलेंगे। उसके बाद हम एक पॉइंट पर रुकेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y है, तो यहाँ पर y यूनिट हमें y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, अलोंग मतलब होगा या तो खुद उस एक्सिस पे ही चलेंगे या उसके पैरेलल, अलोंग मतलब होता है पैरेलल। अब यहाँ पर y एक्सिस के अलोंग हम y यूनिट चलेंगे इस पॉइंट पर। सबसे पहले x एक्सिस के अलोंग हम x यूनिट चलने के बाद एक पॉइंट मान लेते हैं A पर, रुक जाते हैं। इसके बाद 90 डिग्री का टर्न, क्योंकि हमें y एक्सिस के अलोंग मतलब y एक्सिस के पैरेलल चलना है, तो यहाँ पर हम y एक्सिस के अलोंग y यूनिट ट्रेवल करने के बाद अगर अपने आप को रोकेंगे तो हम यहाँ पर पॉइंट P पर अपने आप को पहुँचा हुआ पाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट तक पहुँचने का एड्रेस बताता है जब हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं कहाँ से? ऑरिजिन से। एक नंबर लेकर हम आपको बताते हैं तो क्लियर हो पाएगा। वैसे ज़्यादा डिटेल्स में हम आपको ये सब चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स के अंडर होते हैं वहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं यह ऑरिजिन है, x एक्सिस के अलोंग अगर हम 3 यूनिट्स चलते हैं, ठीक है, x एक्सिस के अलोंग अगर हम यह 3 यूनिट चलते हैं, उसके बाद यहाँ से 90 डिग्री का टर्न लेकर अगर हम y एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट्स चलते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम 90 डिग्री का टर्न लेकर 5 यूनिट चलते हैं और जिस पॉइंट तक हम यहाँ रुकते हैं पहुँचते हैं ऑरिजिन से 3 पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट, उसके बाद 90 डिग्री का टर्न लेकर हम पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट्स ट्रेवल करके जिस पॉइंट P तक पहुँचते हैं, तो इस कंडीशन में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x एक्सिस के अलोंग हम कितना यूनिट चले हैं उसके वैल्यू को लिखना है विथ साइन, फिर y एक्सिस के अलोंग हम कितना यूनिट चले हैं उसके वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो यह इस तरह से किसी भी पॉइंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है जब हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं कहाँ से? ऑरिजिन से। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज एक पेयर ऑफ नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट नंबर होता है वह पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा नंबर होता है वह कहलाता है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यह आपको मालूम होगा ही कि अगर यह x एक्सिस y एक्सिस है और यह ऑरिजिन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा इसके दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा इसके दोनों ही कोऑर्डिनेट में से x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। ठीक है, यह आप जानते हैं ऑलरेडी, हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी इसके बारे में आपको बताया था। थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होंगे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसमें से दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y
का कोऑर्डिनेट का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 0। अब इसके बाद और भी, यह एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा बट वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें ओरिजिन से सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलना होगा, हम वहां पर पहुंच जाएंगे। वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो हमें कुछ चलना ही नहीं होगा, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। उसी तरह से कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर हम ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सीधे हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल करना है। एक्स के इधर तो हमें जाना ही नहीं है, तो इसलिए हमें एक्स के इधर नहीं जाना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 लिया जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो ये किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बारे में कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो फिजिक्स में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वह है किसी भी लाइन के स्लोप्स। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो कोई भी लाइन, सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह एक प्लेन हो गया। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलकर यह जो प्लेन यहाँ पे फॉर्म कर रहा है इसे कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। अब इस प्लेन में अगर हम मान लेते हैं एक लाइन है इस तरह से, यह एक लाइन है, यह एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी लाइन अगर कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस को कहीं पर कट करता है तो यहाँ पर यह लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन जो कि ये है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल बनाता है। तो आप देख सकते हैं यह लाइन है, एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यह लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, यह आपका निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन हो गया। इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में अपने आप को मूव करता हुआ कहेंगे। तो कोई भी लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज, यह क्लॉकवाइज होगा, यह एंटी क्लॉकवाइज, यह एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल बनाता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं इस एंगल को थीटा, यही एंगल थीटा इस लाइन का इंक्लिनेशन कहलाता है। थीटा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। याद रखेंगे आप कि जो भी लाइन का एंगल, मतलब लाइन का जो भी इंक्लिनेशन होता है वह लाइन ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल फॉर्म करता है, उसी के वैल्यू को इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यह लाइन हो गया आपका, इस लाइन का नाम अगर हम एल दे देते हैं तो यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन INCLINATION, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल कहलाएगा। ठीक है, अब अगर किसी लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, इंक्लिनेशन ठीक है स्टैंडर्ड वर्ड है, डिफाइंड वर्ड है, किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो उस थीटा का tan मतलब m बराबर tan थीटा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कहलाएगा। ठीक है, अगर इंक्लिनेशन किसी लाइन का थीटा है तो उस लाइन का इंक्लिनेशन का tan मतलब tan थीटा, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइन का स्लोप कहलाता है। याद रखेंगे स्लोप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। तो टेंजेंट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप होगा। उसी तरह से आपका नॉर्मल भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो नॉर्मल का भी स्लोप होगा। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यह इंक्लिनेशन और स्लोप का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें आपको किसी लाइन के स्लोप्स को याद रखना है। यह एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो कोई भी लाइन, यहाँ पे यह लाइन है, ठीक है, यह लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे उसका स्लोप m
बराबर tan 0 डिग्री, जिसकी वैल्यू 0 होती है। क्योंकि जानते हैं यह लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है इस केस में, मतलब इस लाइन का इंक्लिनेशन इस केस में 0 डिग्री होगा। सिंस यहाँ पे हम लिख देते हैं इंक्लिनेशन जिसे थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे 0 डिग्री होता है। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उसका स्लोप 0 लिया जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, यह लाइन मान लेते हैं यहाँ पर, यह लाइन एल है और यह एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर इफ लाइन परपेंडिकुलर, यह परपेंडिकुलर का सिंबल है, इफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि अगर लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, और पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो थीटा मतलब इंक्लिनेशन इस केस में 90 डिग्री एंड स्लोप मीन्स m tan 90 डिग्री, और इसका वैल्यू होता है अनडिफाइंड, ठीक है। इस केस में लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होगा, ठीक है, और इंक्लिनेशन कितना होगा, इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बाद स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन मतलब जो एंगल बनाएगा वह 0 डिग्री होगा। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, यह एक्स एक्सिस भी तो लाइन है, एक्स एक्सिस लाइन है, वाई एक्सिस भी लाइन है, तो इन दोनों का भी स्लोप हमें मालूम होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस यह अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। इसके अलावा अगर आपको इंक्लिनेशन मालूम होगा तो उसका स्लोप आप आसानी से tan थीटा से निकाल सकते हैं। इन जनरल स्लोप ऑफ लाइन जिसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड m इक्वल्स टू आपका tan थीटा। थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये लाइन के इंक्लिनेशन के बारे में हमने आपको बताया। अब किसी भी लाइन के इक्वेशंस किस तरह से लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं एक लाइन है और यह दो फिक्स्ड पॉइंट A x1 y1 और B x2 y2, यह एक लाइन है, यह दो फिक्स्ड पॉइंट A और B इनसे होकर पास कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी दो फिक्स्ड पॉइंट से वन एंड ओनली वन लाइन पास करते हैं। किसी भी दो फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज यूनिक लाइन्स मीन वन एंड ओनली वन लाइन ही पास करते हैं। तो यहाँ पर यह दोनों A और B फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए रहेंगे। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन, जब एक लाइन दो फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है तो इस केस में इसका स्लोप मीन्स m मतलब tan थीटा, यह होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। यह एक लाइन जब दो फिक्स्ड पॉइंट से होकर पास करता है, इसके स्लोप निकालने का यह फार्मूला होता है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे हम मान लेते हैं यह एक लाइन है, यह A 5 6 और यह मान लेते हैं पॉइंट B 9 11, ठीक है। यह एक लाइन है जो दो पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,6 है और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट 9,11 है। इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन m, यहाँ पे अगर हम इसे x1 y1, अगर हम इसे x1 y1 और इसे x2 y2 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर y2 माइनस y1 मतलब 11 माइनस 6,
बाय x2 माइनस x1 मतलब 9 माइनस 4, तो 11 माइनस 6 5 और 9 माइनस 4 5 1। इस लाइन का स्लोप यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 होगा। ठीक है, इस लाइन का स्लोप 1 होगा, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं m इक्वल्स टू tan थीटा 1, और हम जानते हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, इसे हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा tan 45 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे हम इस लाइन का इंक्लिनेशन 45 डिग्री भी मालूम कर सकते हैं। इस केस में इस लाइन का स्लोप 1 हो गया और इंक्लिनेशन यहाँ पर 45 डिग्री होगा। ठीक है, इस लाइन का इंक्लिनेशन जब लाइन दो फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा तो हमें इसे इस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एक लाइन है, यह एक फिक्स्ड पॉइंट x1 मान लेते हैं, एक पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट a x1 y1, इस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब एक लाइन है जो फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पर मान लेते हैं दे रखा है कितना? m। तो देन इस लाइन का हम इक्वेशन लिख सकते हैं, तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, किसी भी लाइन का इक्वेशन कभी कभी हमें फाइंड करना होता है जब हम उसके स्लोप की वैल्यू को जानते हैं और वह लाइन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से जब पास कर रहा होता है तो इसके वैल्यू भी हमें मालूम होता है। तो इस केस में इस लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देते हैं आपको, एग्जाम्पल में यहाँ पर मान लेते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through 3 minus 6 and slope -3/7। ठीक है, हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पास कर रहा है 3, -6 से और इसका स्लोप है -3/7। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x1 y1 जो फिक्स्ड पॉइंट से लाइन पास कर रहा है वह x1, y1 कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू यहाँ पर होगा। 3 - 6 दे रखा है। ठीक है, और स्लोप m दे रखा है यहाँ पर -3/7। तो इसका इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1, यह x1 होगा तो यह y1 होगा, तो y माइनस y1। ठीक है, यहाँ पे y1 का वैल्यू माइनस में है इसलिए y माइनस और -6 को हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है इक्वल्स टू m, तो m यहाँ पर -3/7 इंटू एक्स माइनस x1, तो x1 यहाँ पर 3 है। ठीक है, इसे अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर हमें वैल्यू किसी भी चीज़ का नहीं निकालना है। इक्वेशन में हम जानते हैं दो वेरिएबल x और y इन्वॉल्व होंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं y + 6 और यह 7 इधर आएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा और यहाँ पर -3 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसे 7y 42 -3x + 9 सबको हम इधर ले आते हैं, तो यह 3x + 7y और 42 - 9 इक्वल्स टू 0 होगा। तो अल्टीमेटली इसका फाइनल लाइन का इक्वेशन 3x + 7y 42 में से 9 मतलब 33। ठीक है, यह इस लाइन का अल्टीमेटली फाइनल इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो यह किसी भी लाइन के इक्वेशन को हम इस फार्मूला से जो अभी हमने आपको यहाँ पर लिखा था इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी आपको मालूम होगा कि अगर A और B दो पॉइंट हैं, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट x2 y2, दो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स
ए एंड बी। यहाँ पे दो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डेफिनेशन कोऑर्डिनेट्स में यह बताता है कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के लेंथ के इक्वल्स होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी मीन्स इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए बी के लेंथ के बराबर होगा। और यह फार्मूला होता है, आपको मालूम होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला के नाम से पॉपुलर है, आपने क्लास 10th और उसके नीचे के क्लासेस में शायद इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, यह डिस्टेंस फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। अब इसके बाद हम यहाँ पर आपको सर्कल्स के बारे में बताते हैं। सर्कल्स, सर्कल्स। तो सर्कल्स, कोई भी सर्कल्स के बारे में इंफॉर्मेशन का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस का लेंथ, किसी भी सर्कल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एंड उसके रेडियस के लेंथ से मालूम होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक सर्कल है जिसका यहाँ पर हम मान लेते हैं सेंटर मान लेते हैं कहाँ पे है, ओरिजिन, और रेडियस मान लेते हैं ए। ठीक है, तो सेंटर, कोई भी सर्कल जिसका सेंटर, ठीक है, कोई भी सर्कल जिसका यहाँ पर सेंटर कहाँ पे है, 0 0 ओरिजिन पे, और रेडियस मान लेते हैं ए। रेडियस कितना है, ए यूनिट। तो देन इक्वेशन ऑफ सर्कल या सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, इस केस में सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यह स्पेशल केस है जिसमें सर्कल का सेंटर ऑलवेज ओरिजिन पे लाई करता है और रेडियस के लेंथ को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस केस में सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसके इक्वल्स होगा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं सेंटर ओरिजिन नहीं होगा, कोई दूसरा पॉइंट होगा, तब क्या होगा, दूसरा केस में व्हेन सेंटर h, k। ठीक है, जब सेंटर यहाँ पर h, k, मतलब सेंटर अगर ओरिजिन नहीं होगा तब, और रेडियस ए, मतलब कुछ सर्कल अगर मान लेते हैं इस तरह का है, इसका सेंटर h, k, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k है, और रेडियस फिर से मान लेते हैं a है। ठीक है, रेडियस के लेंथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है a से। तो देन इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट्स, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस ए स्क्वायर। ठीक है, यह इसका इक्वेशन होगा, इसको आपको याद रखना है। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 3, -4 एंड रेडियस अगर हम मान लेते हैं रेडियस कितना, रेडियस मान लेते हैं 5 यूनिट्स, रेडियस को हम 5 यूनिट्स मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर दिया है 3, -4, तो h, k, इसका वैल्यू 3, -4, और रेडियस दे रखा है आपका 5 यूनिट्स। रेडियस की वैल्यू 5 यूनिट्स, मतलब a का वैल्यू 5 यूनिट्स दिया है। तो यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन x माइनस h कितना है 3,
का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, तो वाई माइनस के यहाँ पर खुद -4 है, तो हम यहाँ पर -4 को इस तरह से लिखेंगे का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ए यहाँ पर 5 है, 5 स्क्वायर। इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 2 3 जा 6x लिख सकते हैं, और यह y प्लस 4 का होल स्क्वायर होगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 16 और 2 4 जा 8y इक्वल्स टू 25 लिख सकते हैं। अब हम अगर सारे नंबर को एक ही तरफ LHS में शिफ्ट कर दें तो एक्स स्क्वायर, इसके बाद हम वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर -6x, फिर प्लस 8y और 16 9 25, अब प्लस -25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यह 16 और 9 मिलकर 25 होगा, और यह 25 LHS में आने पे माइनस हो जाएगा, बाद में यह दोनों कैंसिल होकर यहाँ से यहाँ तक यह सर्कल का इक्वेशन होगा। ठीक है, इसे आप लिख लेना, यह सर्कल का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सर्कल के बाद हम आते हैं पैराबोला। PARABOLA, पैराबोला। पैराबोला के बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं फिजिक्स में, तो आपको पैराबोला के यहाँ पे जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे और इसका शेप किस तरह का होगा, इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। तो पैराबोला का सबसे पहला इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस एंड corresponding स्केच। ठीक है, यहाँ पे पैराबोला का जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली इसका स्केच मतलब डायग्राम किस तरह का होगा, ये आपको मेनली याद रखना है। ठीक है, तो पहला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। यहाँ पे a हमेशा पॉजिटिव है, यहाँ पर a हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, और y और x वेरिएबल है। हम एग्जांपल देंगे, तो इस केस में यहाँ पर पैराबोला का जो स्केच होगा कुछ ऐसा होगा, इस तरह का। ठीक है, यह पैराबोला है, यह x एक्सिस y एक्सिस, यह पैराबोला का पोर्शन नहीं बल्कि इस पैराबोला सिर्फ यह है। तो यहाँ पर यह देख सकते हैं, यह पैराबोला होगा और यह इसका वर्टेक्स होगा जहाँ पर यह x y एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं y एक्सिस इसको टच करके निकल रहा है, यह इसका ओरिजिन पर वर्टेक्स होगा। ठीक है, यह ओरिजिन पे वर्टेक्स होगा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, वाई स्क्वायर वाले टर्म का साइन पॉजिटिव है और x के साथ यहाँ पर a हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और 4 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब जब वाई स्क्वायर वाला टर्म भी पॉजिटिव हो और x वाला टर्म भी पॉजिटिव हो तो पैराबोला हमेशा ओपनिंग होगा वाई एक्सिस मतलब पॉजिटिव x एक्सिस की ओर। ठीक है, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, तो आपको यहाँ पर सिर्फ देखना है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर वाले टर्म का साइन पॉजिटिव है। इस केस में यहाँ पर पैराबोला का जो स्केच होगा आपको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, यह x एक्सिस और यह y एक्सिस, और इसका इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। ठीक है, इसका इक्वेशन यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x होगा। ये पहला केस हो गया। ठीक है, और अगर इसमें हम a का वैल्यू निकालना चाहें तो हमें इसे 4ax के टाइप में लिखना होगा। मतलब इसे अगर हम वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 16 को 4 इंटू 4x अगर लिखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से कंपेयर करने पे यहाँ पर 4ax, a का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, तो a का वैल्यू भी हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, हमेशा a पॉजिटिव लेना है, a का वैल्यू पॉजिटिव एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। तो इस केस में जो पैराबोला होगा इसका ओपनिंग, चूँकि x वाले टर्म का साइन निगेटिव है और वाई स्क्वायर वाले टर्म का साइन पॉजिटिव है, तो इस केस में पैराबोला का ओपनिंग मतलब जो पैराबोला खुला हुआ होगा वह निगेटिव x एक्सिस की ओर होगा।
यह पैराबोला का ओपनिंग होगा, ठीक है। इट इज़ ए पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, ठीक है। आप देख सकते हैं यह पैराबोला है यह, और इसकी ओपनिंग नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -19x, तो इसका अगर हम स्केच बनाएंगे तो हमें बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद इस तरह का पैराबोला को यहाँ पर बना देना है, ठीक है। इस तरह का पैराबोला आपको याद रखना है कि पैराबोला कुछ इस तरह का होता है, मतलब ये जो ओपनिंग होता है ये आगे चल के वाइडर होते जाता है, यह कभी भी मिलेगा नहीं। पैराबोला का जो ओपनिंग होता है यह अगर हम एक्सटेंड करेंगे आगे तो यह एक दूसरे से वाइडर के होने के कारण एक दूसरे से दूर होता हुआ चला जाएगा, आगे यह कभी नहीं मिलेगा। इस तरह के शेप को ही पैराबोला कहते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -19x, एक्स का यहाँ पर एक्स वाले टर्म का साइन नेगेटिव है, वाई स्क्वायर वाले टर्म का साइन पॉजिटिव है, तो इस तरह से यह पैराबोला का यहाँ पर स्केच होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें ए कितना है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4 और 19 को हम 19/4 इंटू एक्स, हम जानते हैं इस तीनों का प्रोडक्ट मिलकर -19x हो जाएगा, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर -4ax, यहाँ पे a का वैल्यू 19/4 होगा, आसानी से निकाल सकते हैं, ओके। पैराबोला के बाद हम आते हैं, यह दूसरा था, एक तीसरा केस है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इस बार x पे स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर वाले टर्म का साइन पॉजिटिव है और y वाले टर्म का साइन यहाँ पर फिर से पॉजिटिव है, a पॉजिटिव लेना है। तो इस केस में पैराबोला का जो ओपनिंग होगा यह पॉजिटिव y एक्सिस की ओर होगा, यह इस तरह का होगा, ठीक है। यह पैराबोला जब हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay इसका इक्वेशन होगा तो इस तरह से हम इसके स्केच को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 11y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू +11y है, तो इसके स्केच को हमें सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है और यह पैराबोला को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और इसके इक्वेशन को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब इसके ए के वैल्यू को ज़रा फाइंड करना, ठीक है। इसके ए के वैल्यू को आप फाइंड करना, मालूम करना कि ए का वैल्यू कितना होगा। वैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ए का वैल्यू इस केस में 11/4 होगा। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक है। और इसके फोर्थ केस यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, तो यहाँ पर फिर से a पॉजिटिव लिया जाता है और यहाँ पर y वाले टर्म का साइन नेगेटिव है, तो इस बार पैराबोला का ओपनिंग पिछले वाले केस के अपोजिट, मतलब इस बार पैराबोला का ओपनिंग नेगेटिव y एक्सिस की ओर होगा, ठीक है। यह यहाँ पर इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, ठीक है। इसके एग्जांपल यहाँ पर आसानी से अगर हम इसी में माइनस लगा दें तो इस केस में इस कंडीशन में इस कर्व, मतलब यह कभी कभी इक्वेशन को कभी कभी कर्व कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे कर्व कहेंगे और इसका कर्व पैराबोला होगा, इस इक्वेशन का कर्व पैराबोला होगा और यह नेगेटिव y एक्सिस के ओर होगा, इसका ओपनिंग नेगेटिव y एक्सिस की ओर है, यह एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -11y, ठीक है। आपको याद रखना है कि इक्वेशन को कर्व कहा जाता है कभी कभी। तो अगर हम पूछे यह किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, मतलब किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये इसका कर्व अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सर्कल होगा, पैराबोला होगा, कुछ और होगा, तो आप इसके इक्वेशन को देखकर यह कह सकते हैं कि यह कर्व पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। यह इक्वेशन जिस कर्व को रिप्रेजेंट करता है वह पैराबोला है, ठीक है। उसके बाद इसके स्केच को आप इक्वेशन के यह 4 फॉर्म याद रखेंगे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। पैराबोला के बाद हम आते हैं एलिप्स। हालांकि एलिप्स का बहुत लिमिटेड यूज है, एलिप्स, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन
स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड स्केच। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन और इसके स्केच किस तरह के होंगे यहाँ पर फिर से मैं पैराबोला की तरह ही यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला टाइप है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर ए और बी, अगर ए और बी सिर्फ अगर आपको दिखाई दे तो इसमें से ए को बी से ग्रेटर माना जाता है। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पर दो नंबर का स्क्वायर होगा, जो बड़ा होगा वह हमेशा ए के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो छोटा होगा वह बी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स स्क्वायर के नीचे यहाँ पर जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर हुआ है। इस केस में इसका स्केच एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एलिप्स का शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह से इसका स्केच होगा। ठीक है, आपको याद रखना है एलिप्स का शेप ऐसा होता है। इसे आप जानते होंगे एलिप्टिकल शेप कहा जाता है। तो एलिप्टिकल मतलब एलिप्स वर्ड से ही जनरेट हुआ है। एकदम सर्कल इस तरह से नहीं बनाना है आपको, इस तरह से बनाना है। ठीक है, या इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर वर्टिकल बनाना है तो इस तरह से बनाइए, हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरह से। यहाँ पर यह एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के नीचे चूँकि यह बड़ा नंबर है तो यह एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग ज़्यादा वाइडर होगा, और यहाँ पर यह एलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे होगा। जब इक्वेशन इस तरह का होगा तो सेंटर आपको याद रखना है, एलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे होगा। और मेजर एक्सिस आपका यहाँ ए बी, इसका लेंथ 2a होगा। और माइनर एक्सिस मतलब इस पॉइंट को अगर हम P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, तो P से Q के बीच का माइनर एक्सिस PQ यह 2b के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर a और b इस इलिप्स के वर्टिसेस कहलाते हैं, जिसमें से a का कोऑर्डिनेट यहाँ पर -a, 0 और b का कोऑर्डिनेट यहाँ पर a, 0। उसी तरह Q का कोऑर्डिनेट 0, b होगा और P का कोऑर्डिनेट 0, -b होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिसेस, हालांकि यह ज़्यादा ही हम बता रहे हैं, वर्टिसेस ये सब यूज़ नहीं होते हैं फिजिक्स में, रेयरली यूज होता है। तो वर्टिसेस यहाँ पे +-a, 0 दो वर्टिसेस होंगे यहाँ पर, एक होगा a, 0, दूसरा -a, 0। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल अगर हम x²/9 + y²/4 = 1 लिखें, आप देख सकते हैं x²/a² + y²/b² = 1, यह फिक्स है 1 होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर x²/9 3 का स्क्वायर होगा, y²/4 को हम 2² 1 लिख सकते हैं। और इस केस में इसका स्केच में हम इसका स्केच को अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा, y एक्सिस x एक्सिस, यह इसके स्केच को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे बड़ा नंबर है, इसलिए यह एक्स एक्सिस के अलोंग ज़्यादा वाइडर होगा। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं a0, a का वैल्यू यहाँ पर 3 और b का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर यह 0.30 या -30, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 b 2 है और यह 0 -2। ठीक है, फिर अगर बड़ा नंबर y एक्सिस के नीचे हो तब क्या होगा, तो इसका दूसरा केस x² b² y² = 1, अगेन a > b। तो इस केस में एलिप्स आपका वर्टिकल होगा, मतलब वर्टिकल y एक्सिस के अलोंग ज़्यादा वाइडर होगा। y के नीचे यहाँ पर जो नंबर है वह ग्रेटर है x के नीचे के नंबर से, तो इस केस में एलिप्स y एक्सिस के अलोंग ज़्यादा वाइडर होगा। तो इसका स्केच हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, यह फिर से इसका सेंटर ओरिजिन पे, और इस बार इसका वर्टेक्स y एक्सिस पे होने के कारण x कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0a 0 -a, और यह आपका b0 -b0। ठीक है, इस तरह से इसका डायग्राम होगा, मतलब स्केच होगा, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स शुरू करने जा रहा हूँ। आपको सबसे ज़्यादा जो फिजिक्स में मैथमेटिकल्स टूल्स के कॉन्सेप्ट्स यूज होता हुआ दिखाई देगा वह कैलकुलस का कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पर कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स को स्पेशली सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको जानना है। कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स और ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों ही टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स अगर आप बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से याद रखते हैं, तो आपको फिजिक्स के अंदर बहुत सारे डेरिवेशंस आसानी से समझ में आएंगे और साथ ही साथ आप इनके यूजेज से फिजिक्स को आसानी से समझ सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कैलकुलस के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को आज बताएंगे और बाकी एक दो लेक्चर के अंदर हम इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को बताकर अपने मैथमेटिकल्स टूल्स के लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो आज हम कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अबाउट फंक्शन को समझने के लिए हमें वेरिएबल्स के बारे में समझना होगा। तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x है। यह दोनों वेरिएबल्स हैं, x और y वेरिएबल्स वैसे वैल्यूज़ को कहते हैं जो अपने वैल्यूज़ को फिक्स नहीं रख पाता है, मतलब बार बार चेंज करता है। तो किसी भी वेरिएबल्स को हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी कांस्टेंट को भी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। बट आप जानते हैं कि यहाँ पर x अगर वेरिएबल है तो इसके वैल्यू 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जब आप किसी भी चीज़ के एज को निकालते हैं, किसी भी चीज़ के प्राइस को निकालते हैं, किसी भी शेप के वॉल्यूम को निकालते हैं, अगर क्वेश्चन में डाटा दिया रहता है और हमें नहीं मालूम होता है तो लेट x, तो x कभी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, x कभी किसी पर्सन के एजेस को रिप्रेजेंट करता है, x कभी किसी आइटम के प्राइसेस को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमेशा अलग अलग क्वेश्चंस में इसके अलग अलग आंसर्स आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर x वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वेरिएबल एक ऐसा चीज़ डेट वेरीज मीन्स चेंज। वेरिएबल ऐसे चीज़ को कहते हैं जिसके वैल्यूज़ चेंज होते हैं। तो यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हैं। अब दो वेरिएबल में से भी यहाँ पर x को हम एज्यूम कर लेते हैं, यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे हम समझेंगे, इसके मतलब एग्जांपल को कैसे फिल करेंगे, ये अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर x को हम एज्यूम कर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है बट डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यह डिपेंड करता है इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे। ठीक है, इसके एग्जांपल को अगर आप समझें इस तरह से कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं और मैं टीचर हूँ और यह क्लासरूम है, तो यहाँ पर क्लासरूम को बाद में देखेंगे क्या है। तो आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको अगर हम यहाँ पर, आप स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ पर टीचर हैं, तो यहाँ पर अगर x और y, जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं कि हमें आप किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे और आप किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट होंगे, तो डेफिनेटली मैं x को रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ और आप टोटली मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मतलब आप अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर कुछ पढ़ाऊँगा तभी तो आप समझ पाएंगे। तो मैं पढ़ाऊँगा, मेरी मर्जी है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी मर्जी है कि मैं कुछ भी पढ़ाऊँगा, तो मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, और आप टोटली मेरे ऊपर डिपेंड हैं। मतलब आप जब तक मैं पढ़ाऊँगा नहीं, आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और यह डिपेंड करता है x पे।
तो इस केस में हम कहते हैं y एक फंक्शन है वेरिएबल x में, देन y इज ए फंक्शन इन वेरिएबल x। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आप y को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आप डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, मैं x को रिप्रेजेंट करता हूँ, मतलब मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर x क्लास है। क्लास मतलब जब आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हम कहते हैं यहाँ पर एक क्लास फंक्शन में है, मतलब क्लास काम कर रहा है, तो क्लास यहाँ पर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लास यहाँ पर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर y अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है और यह डिपेंड करता है x पे, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस केस में हम कहते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वह फंक्शन है। डिपेंडेंट वेरिएबल किस वेरिएबल पर डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे, x में, और इसे लिखते हैं हम इस तरह से, एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते हैं। इस केस में हम y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते हैं, और यहाँ पर f क्या है? f नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन, ठीक है, नेम ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जांपल y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 1, या सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं। y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y यहाँ पर कहेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि x यहाँ पर f नेम ऑफ फंक्शन हो गया, इसके ब्रैकेट में जो भी यहाँ पर वेरिएबल होंगे वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 लिखते हैं, तो देयरफॉर y का वैल्यू निकालने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन में x के वैल्यू को रखकर कैलकुलेट करना होगा। y का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल से, तो अगर हमने रैंडमली x का कोई भी वैल्यू ले लिया, चूँकि x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने के कारण यह कोई भी वैल्यू कभी भी ले सकता है, तो x का वैल्यू 1 लिए, मतलब x ने अपना वैल्यू 1 लिया, तो देयरफॉर अब y का वैल्यू थोड़ा सा वेट करना होगा इसको, क्योंकि y का वैल्यू निकालने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू को रखना होगा, उसके बाद कैलकुलेशन में कुछ टाइम लगेगा और तब जाकर आंसर 2 आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में भी y को डिपेंड होना पड़ रहा है x के वैल्यू पे। तो यहाँ पर y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स ऑन x, इसलिए y एक फंक्शन है किस वेरिएबल में? x में, ठीक है। तो y इक्वल्स टू यहाँ पर एफ एक्स दिया गया है। तो यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल है। फंक्शन के बारे में आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि फंक्शन का टॉपिक मैथमेटिक्स में ब्रॉडली यूज़ होता है और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता है, ठीक है। उसी तरह से x का वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तो देयरफॉर y, अब इस एक्सप्रेशन में x के जगह पे 5 पुट करने के बाद 1 ऐड करेंगे तो यह 26, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल फंक्शन के, जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू लॉग एक्स, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। आप देख सकते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो यहाँ पर यह जो साइन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और यह y डिपेंड करता है किस वेरिएबल पे? x पे। यह भी यहाँ पर भी y फंक्शन है x में, और फंक्शन यहाँ पर कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन है। y इक्वल्स टू यह टेन इनवर्स x, मतलब यहाँ पर अगेन y डिपेंड करता है x पे, और यहाँ पर y फंक्शन होगा x में, और ये फंक्शन कौन है यहाँ पर? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन के कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी दो वेरिएबल्स होंगे तो उसमें से एक वेरिएबल कब? जब हम कैलकुलस को स्टडी करेंगे। जब कैलकुलस को हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हमें जब भी दो वेरिएबल दिखाई देंगे, उसमें से एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और यह दूसरा वेरिएबल इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, जिसके कारण यह डिपेंडेंट वेरिएबल इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा, ठीक है। ये फंक्शन के कॉन्सेप्ट हैं, इससे ज़्यादा इसमें नहीं जानना है, मतलब फंक्शंस के बारे में इससे ज़्यादा हम बातें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन के कॉन्सेप्ट थे। अब चेंज
चेंज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा। चेंज मतलब डेल्टा, ठीक है। तो चेंज के लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे वह यह सिंबल होगा, जिसे डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। अब चेंज इन एक्स, चेंज इन वेरिएबल एक्स, तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा एक्स। चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। और चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स। किसी भी चीज़ में जो चेंज होता है उसके वैल्यू को जानने के लिए उसके फाइनल वैल्यू क्या है और शुरू में उसके क्या वैल्यू है, तो फाइनल वैल्यू में हम इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो चेंज इन एक्स जिसका सिंबल होगा डेल्टा एक्स, और यह रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर फाइनल वैल्यू एक्स में हम इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स को घटाएंगे, जिसे हम एक्स एफ माइनस एक्स आई भी लिखते हैं। यहाँ पे एक्स एफ हो गया यहाँ पर फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स आई हो गया यहाँ पर इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। दैट इज डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स, इसे एक्स एफ माइनस एक्स आई, ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। उसी तरह से चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, टाइम को अगर हम वेरिएबल टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका लिए सिंबल हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी यहाँ पर फिर से लिखेंगे टी एफ माइनस टी आई, या कभी कभी T2 माइनस T1 लिखते हैं। तो जब भी हम T2 माइनस T1 लिखेंगे तो T2 मतलब यह टाइम के फाइनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और T1 टाइम के इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। बट चेंज इन टाइम डेल्टा टी, इस सिंबल को यूज़ करना है, ठीक है। यह चेंज का मीनिंग हो गया। तो किसी भी क्वांटिटी में चेंज, किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं और उसमें चेंज का मतलब उसके फाइनल वैल्यू में हम उसके इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यह उस क्वांटिटी के चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स, चेंज इन टाइम यानी कि चेंज इन टी डेल्टा टी, उसी तरह चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, जिसे डेल्टा वाई लिखेंगे और यह हो जाएगा वाई एफ माइनस वाई वन या वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। तो यह चेंज के मीनिंग थे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो यह लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। और कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम आपको फंक्शंस के बारे में हमने बताया है। तो फंक्शंस के बारे में बेसिकली आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं इसे आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। अब आगे 2 लेक्चर्स के अंदर हम कैलकुलस के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताएंगे। उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आज आपने जो हम यहाँ पर फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को बताया है वह भी अच्छे से समझ ले, तभी आप आगे 2 लेक्चर्स के अंदर जो हम कैलकुलस के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाएंगे तो आप इसे अच्छे से ज़रूर तैयार करेंगे, क्योंकि कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स और ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स यह सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मैथमेटिकल टूल्स के कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के अंदर होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें, लोगों के बीच शेयर करें, और साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं बट चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए इस चैनल पर लाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।